पिछले पार्ट में आपने सुना था कि लड़के उसको छेड़ने के लिए आते हैं और लड़का अपने साथी से कहता है, जा रे लड़की को पकड़ कर ले आ, साली ने बहुत भगाया है, अब तो इसका वो हाल करूंगा कि भागना तो दूर चल भी नहीं पाएगी। उन लोगों की बात सुनकर अंजलि जल्दी से उस शख्स के पीछे छुप जाती है और उसे पकड़कर रोते हुए, प्लीज मुझे बचा लीजिए सर, ये लोग मुझे मार डालेंगे। वो शख्स एक पल को तो अंजलि को देखता ही रह जाता है, लेकिन अंजलि के शरीर में हो रही कपकपाहट को महसूस कर जल्दी से अपने आप को नॉर्मल कर उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, पागम, अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो ले जाओ उस आदमी की बात सुन। तीनों लड़के खुश हो जाते हैं, अंजलि की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी वो शख्स उन्हें देखते हुए कहता है, ऐसे नहीं, पहले मुझसे लड़ो और मुझे हराकर इसे ले जाओ। तभी उन लड़कों में से एक लड़का हंसते हुए कहता है, क्या बे चिकने, तू तो अकेला और हम तीन, तू कैसे हम तीनों लड़ेगा? तेरे लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। तभी उनमें से एक लड़का कहता है, अरे ये चिकना तो वही टीवी वाला लगता है जो एक हफ्ते पहले न्यूज पर दिखाया जा रहा था, क्या नाम था उसका? हाँ याद आया, अतुल। ये तो बहुत पैसे वाला है और अपने बाप का इकलौता भी है, काहे को हमारे पचड़े में पड़ रहा है? अगर तू मर गया तो तेरे बाप की सब दौलत धरी की धरी रह जाएगी, इसलिए चुपचाप निकल जा। जी हाँ, ये शख्स कोई और नहीं अतुल था जो अपने घर वापस आ रहा था और रास्ते में गाड़ी खराब होने की वजह से उसे रुकना पड़ गया था। ड्राइवर गाड़ी ठीक करवाने के लिए मैकेनिक लेने गया था। अब वो गाड़ी से बाहर निकलकर और थोड़ी दूर आकर ठंडी हवाओं का आनंद ले रहा था कि तभी अंजलि आकर उससे टकरा गई। तो अतुल उन तीनों को देखते हुए कहता है, फालतू में मेरा टाइम वेस्ट मत करो, अगर इस लड़की को मुझसे छीन कर ले जा सकते हो तो आओ और मुझसे लड़ो। अतुल की बात सुनकर उनमें से लड़का कहता है, ठीक है, तू मानेगा नहीं, आज मार खाकर ही जाएगा। इतना कहकर वो लड़का अतुल की तरफ बढ़ने लगता है और अतुल उसके दोनों हाथ पकड़कर उन्हें आपस में ऐंठ देता है और हाथ छर्र की आवाज के साथ टूट जाता है। उसकी पीठ हुई एक जोरदार लात मारता है जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है। उस लड़के की ऐसी हालत को देखकर दोनों लड़कों की हवा टाइट हो गई थी। अब उनमें आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी और वो लोग दुम दबाकर भाग गए और वो बेचारा वहीं पर पड़ डा था। अब हाथों के टूटने की बात कौन होश में रहेगा? अंजलि हैरानी से सभी को देख रही थी और वो दोनों लड़के भाग जाते हैं तो वो राहत की सांस लेती है और अतुल से कहती है, थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए। पर अतुल कोई जवाब नहीं देता। अंजलि को अजीब लगता है और वो चुप रह जाती है। तभी अतुल का ड्राइवर गाड़ी लेकर आकर आता है और अतुल से कहता है, सर गाड़ी ठीक हो गई है। तो अतुल उसे देखते हुए कहता है, ठीक है, और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। तभी उसे अंजलि का ध्यान आता है तो पीछे मुड़कर अंजलि को देखता है जो वहाँ पर चुपचाप सी खड़ी थी। अतुल कुछ सोचकर ड्राइवर से कहता है, सुनो, गाड़ी में ड्राइव करके घर चला जाऊंगा, तुम उस लड़कों को घर तक सुरक्षित छोड़ आओ। और अतुल अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है। वहीं अंजलि उसी तरफ देखती रहती है जिस तरफ अतुल की गाड़ी गई थी। तभी ड्राइवर उसके पास आकर, चलिए मैडम, सर ने आपको घर छोड़ने के लिए कहा है। तो अंजलि चुपचाप से उसके साथ चल देती है क्योंकि देर रात होने की वजह से कोई रिस्क वो नहीं लेना चाहती थी और उसे डर भी था कि कहीं वो लड़के फिर से ना आ जाएं। लेकिन इन सब में उसने अतुल के नाम पर ध्यान ही नहीं दिया था। घर पहुंचती है तो शिखा उससे सामान के बारे में पूछती है तो अंजलि रोती हुई उससे सारी बातें बता देती है। सारी बातों को सुनकर एक पल के लिए शिखा भी कांप जाती है। फिर अंजलि शिखा से संजय को कुछ न बताने का कहकर अपने आप को ठीक कर आराम करने के लिए कह देती है। अंजलि भी उसकी बात मानकर चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। शिखा उसका खाना उसके कमरे में ही दे आती है। वहीं देर रात अपने घर पहुंचा तो उसने दूसरी चाबी से डोर ओपन करके चुपचाप अपने कमरे में चला गया क्योंकि इस वक्त सब सोए हुए थे। कमरे में जाकर सबसे पहले वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। जैसे ही उसने अपना कोट उतारा तो उसमें से उसे कुछ चुभा। जब उसने उस जगह को चेक किया तो उसे अपने कोट में एक छोटा सा झुमका लटका हुआ दिखाई दिया। उसने उस झुमके को निकालकर बहुत ध्यान से देखा। तभी उसे अंजलि की याद आई। उसे याद करते ही उसकी आंखों के सामने अंजलि की गहरी काली आंखें आ गई। कुछ अलग ही कशिश थी उन आंखों में। उसने अपने ख्याल को झटका और उस झुमके को वहीं टेबल पर रख दिया
और फ्रेश होकर अपने कमरे में आ गया। उसने अपने कमरे के पास रखे टेबल के ऊपर से एक बटन को प्रेस किया तो वहाँ पर एक दीवार के अंदर से एक डोर ओपन हो गया। अतुल उसके अंदर गया, जो एक मिनी बार था। वहाँ पर रखी कुर्सी पर बैठ गया और उसने एक वाइन की बोतल उठा ली और उसे खोलकर पीने लगा। अचानक ही कानों में कुछ आवाजें गूंजने लगी। एक लड़की हंसते हुए कहती है, बेबी आई लव यू, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये क्या अतुल, आज तुमने मुझे मूवी दिखाने का वादा किया था और तुम अपने काम को लेकर बैठे हो। देखो, अगर तुम मुझे घुमाने नहीं ले गए तो मैं तुमसे रूठ जाऊंगी। हाँ शादी, और वो भी तुमसे। तो सुनो मिस्टर अतुल, मैंने सिर्फ तुम्हें अपनी मॉडलिंग कैरियर के लिए यूज किया था। मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, शादी तो दूर की बात है। और अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मुझे अपना कैरियर बनाना है। इन बातों को याद करते ही अतुल की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो उस पूरी बोतल को एकदम से पी कर जमीन पर पटक देता है और गुस्से में अपने आप से बोला, नैना क्यों तुमने ऐसा किया? मैंने तो तुमसे प्यार किया था, कभी तुम पर कोई बंदिश नहीं लगाई, लेकिन तुमने हमेशा मेरे प्यार का मजाक बनाया है। आज तुमने मुझे उस जगह लाकर खड़ा कर दिया है जहां मैं ना तो किसी से प्यार कर सकता हूं और ना ही किसी को अपनी जिंदगी में शामिल कर सकता हूं। आज तुम्हारी वजह से मुझे दुनिया में सभी लड़कियों से नफरत है। काश मैंने कभी तुमसे प्यार ही ना किया होता। काश मैंने विवेक की बात सुन ली होती तो आज मेरा सबसे अजीज दोस्त मेरे साथ होता, लेकिन आज तुम्हारी वजह से वो भी मुझसे बहुत दूर है। नफरत करता हूँ तुमसे। काश कि तुम कभी मेरे सामने ना आओ, वरना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा ये मैं खुद नहीं जानता। इतना कहकर अपने कमरे में आकर वापस से आकर उस बटन को वापस से दबा देता है और वो मिनी बार बंद हो जाता है। उसके बाद बेड पर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंख बंद करते ही उसे अंजलि की गहरी काली आंखें और उसका मासूम चेहरा दिखाई देने लगता है, जो उसके दिल को सुकून देने लगता है। लेकिन नशे में होने के कारण अतुल समझ नहीं पाता है और थोड़ी देर में ही नींद आ जाती है और सो जाता है। अगले दिन अंजलि जल्दी ही सुबह उठकर शिखा के साथ किचन में उसकी मदद करने लगी। फिर गुरुवार होने की वजह से मंदिर चली गई। मंदिर जाकर पूजा की और भगवान से प्रार्थना कि हे शिव जी, प्लीज जितनी जल्दी हो सके मुझे एक घर रहने के लिए मिल जाए, जिससे मेरे जीजू की परेशानी कम हो जाए। मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस जीजू और दीदी को हमेशा खुश रखना। इतना बोलकर वो अपनी आंखें खोलती है तो सामने बैठे पुजारी जी उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। अंजलि मुस्कुराकर उन्हें प्रणाम करती है। तभी पुजारी जी भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा तुम दिल की बहुत अच्छी हो, इसलिए तुम्हें भगवान शिव से अपने लिए कुछ नहीं मांगना चाहिए, लेकिन उसने जो तुम्हारे नसीब में लिख कर रखा है वो तुम्हें हर हाल में मिलकर रहेगा। और तुम्हारे माथे की रेखा मुझे यही बता रही है कि बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। उसने तुम्हारे जीवन में आगमन कर लिया है, बस उसका हमेशा के लिए तुम्हारा होना बाकी है। अंजलि उन्हें बड़े आश्चर्य से देखती है और पूछती है कि पुजारी जी आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ समझी नहीं। तभी पुजारी जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा समझ जाओगी, धीरे धीरे सब समझ जाओगी, लेकिन अभी इतना समझ लो कि बहुत जल्दी ही तुम्हारे जीवन में तुम्हारा हमसफर, तुम्हारा जीवन साथी आने वाला है, जो तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारा साथी होगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें उसका हमदर्द बनना होगा, तभी तुम दोनों शिव पार्वती के समान प्रेम को प्राप्त कर पाओगे। जहाँ उसका आग की तरह तेज है तो वहीं तुम्हारा शांत मन पानी है, तुम ही हो जो उसके अंदर छुपे गुस्से और दर्द को बाहर निकालोगी। अंजलि को उनकी बातें समझ नहीं, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते हुए बोली, बाबा आज मेरी नौकरी का पहला दिन है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अपने हर काम में सफलता हासिल करूं। इतना कहकर झुककर उनका आशीर्वाद लेती है तो पुजारी जी मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ फेरते हैं और भगवान तुम्हें हर परेशानी से निकाले और तुम्हारा हमेशा साथ दे। इतना कहकर उसे एक टीका लगा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अंजलि भी घर आकर तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। वहीं अतुल सुबह सोकर उठता है तो उसके सर में बहुत तेज दर्द होता है, तो वो मिलन काका को आवाज देकर कॉफी मंगा लेता है और कॉफी पीकर पहले जिम में एक्सरसाइज करता है। उसके बाद तैयार होकर नीचे डाइनिंग टेबल पर आ जाता है, जहां सब लोग बैठकर नाश्ता कर रहे थे।
राघव जी उसे देखकर तुम रात को कब आए और बताया क्यों नहीं? तो अतुल कहता है इसमें बताने वाली कोई बात ही नहीं थी डैड, मैंने डिनर बाहर ही कर लिया था, तो फिर खामखा आप लोगों को परेशान करना ठीक नहीं समझा। तो अंजना जी उसकी प्लेट में उत्तपम रखते हुए, हाँ ठीक है, लेकिन एक बार बता दिया कर, माँ हूँ, तेरी चिंता होती है कि तू कहाँ है, कैसा है, और एक तुम हो कि कब आ रहे हो और कब जा रहे हो। उसका कुछ पता ही नहीं होता। तो अतुल शिखा जी कहता है रिलैक्स मॉम, मैंने कहा है ना आप मेरी फिक्र मत किया कीजिए, बच्चा नहीं हूँ, संभाल सकता हूँ अपने आप को। एंड आपसे कितनी बार कहा है देर रात तक मेरे किए मत जागा कीजिए। आप हैं कि मानती नहीं, देखा था कल रात में आपकी रूम की लाइट जल रही थी और आप मेरी राह देखते ही देखते सो गई थी। वो तो मैं अंदर आ ही रहा था कि देखा ने पापा ने लाइट्स ऑफ कर दी थी, तो फिर मैं अपने रूम में चला गया। क्या जरूरत है आपको मेरी राह देखने की? मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद से ले लूंगा, नहीं तो इतने सारे नौकर हैं, वो काहे के लिए हैं? तो अंजना जी अपनी प्लेट से उत्पम खाती हुई, हाँ ठीक है, नहीं करूंगी तेरी चिंता, बस तू मेरी बात मान ले, मैं कभी तेरी राह नहीं देखा करूंगी और आराम से अपना ख्याल रखा करूंगी। तो अतुल खाते हुए, ख्याली में कौन सी बात माँ, आप बोलकर तो देखिए, मैं अभी उसे पूरी कर देता हूँ। तो शिखा जी उस पर अपनी नजरें जमाते हुए, अगर ऐसा है तो मेरे लिए भी एक बहू ले आ, फिर जगह वो ये सब करेगी तो मुझे तेरी टेंशन नहीं रहेगी, मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाऊंगी। माँ की बात सुनकर अतुल के हाथ खाते खाते रुक जाते हैं और उसके चेहरे के भाव सख्त हो जाते हैं। उसे इस तरह देखकर अंजना जी और राघव जी की सांसें ही अटक गई। उन्हें शिखा जी की बेवकूफी पर तरस आ रहा था कि उन्होंने सोए शेर को जगाने का काम किया है। अतुल अपने हाथों की मुट्ठी कसकर बंद करके अपने गुस्से को शांत करता है और अपने खाने की प्लेट को एक तरफ करते हुए चेयर से उठता है और सबकी तरफ देखते हुए, मेरा हो गया, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, शाम को मिलता हूँ, कहकर वहाँ से निकलने लगता है कि शिखा फुर्ती दिखाते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। तेज आवाज, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई अतुल, और जब तक मेरी बात खत्म नहीं हो जाती तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, ये तुम्हारी माँ का ऑर्डर है। अतुल उनकी ओर पलटते हुए बोला, बेफिजूल की बातों के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं है और आप भी अपना टाइम बर्बाद कर रही हैं, जबकि आप जानती हैं मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तो शिखा जी उस पर अपनी नजरें गड़धाते हुए कहती हैं, शांति से क्यों कर रहा है ये सब, और क्या मिल रहा है तुझे ये सब करके? नैना तो कभी भी वापस नहीं आने वाली, और आएगी भी तो मैं कभी उसी तेरी जिंदगी में शामिल नहीं होने दूंगी जो लड्डाश की बीच मंडप में मेरे बेटे को छोड़ गई। वो उसकी परेशानी में भी उसे ऐसे ही छोड़ जाएगी, और फिर क्या भरोसा है कि वो कभी तेरा जिंदगी भर साथ निभा पाए या नहीं। तो अतुल माँ वो बात नहीं है माँ, बात ये है कि अब मैं शादी नहीं करना चाहता, लड़कियों से नफरत सी हो गई है। जब भी मैं उन्हें अपने आसपास देखता हूँ तो मुझे नैना की याद आती है। तो शिखा जी कहती है, ठीक है, नैना ने जो किया 100 किया, लेकिन हर लड़ी डीएच की नैना की तरह नहीं होती। अतुल बेटा, दूसरी बात, उस की हुई गलती की सजा तू अपने आप को और हम सबको क्यों दे रहा है? गलती उसने की तो सजा भी उसे मिलनी चाहिए, लेकिन वो तो कहीं पर अपनी जिंदगी खुशहाली से जी रही होगी, और यहाँ तुझे दर्द में देखकर हम मरते हैं। रोज वो नहीं, हमारा भी मन होता है कि हमारे बेटे की जिंदगी में कोई ऐसी आए जो उसके लिए जो इकलौता बेटा है। तू हमारा और बहुत सारे सपने देखे हैं तेरी शादी के लिए, लेकिन एक नैना की वजह से तूने हमारे सारे सपने तोड़ दिए। क्या तू हमारे लिए भी ऐसा नहीं कर सकता? और फिर उस बात को 2 साल हो चुके हैं अतुल बेटा, कब तक उस बात को लेकर बैठा रहेगा? जो हुआ उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़। ये सब कहते हुए उनकी आंखें नम हो चुकी थी। अतुल उनसे अपना हाथ छुड़ाकर शाम को मिलता हूँ न, और अपनी माँ के सवालों को नजरअंदाज कर बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद शिखा जी की आंखों से आंसू निकलकर गालों पर आ जाते हैं। अंजना जी और राघव जी की भी आंखें नम हो चुकी थीं। आखिर उन लोगों ने भी अपनी बेटे की शादी टूटती हुए और मेहमानों के सामने उसकी बेइज्जती होते हुए देखा था। शादी में रिपोर्टर भी आए थे, बस राघव जी ने उन्हें पैसे खिलाकर ये न्यूज़ बाहर दुनिया में टेलीकास्ट होने से बचा ली थी। आखिर रॉयल ड्रीम्स कंपनी के मालिक के बेटे की शादी टूटना कोई आम बात नहीं थी। राघव जी आकर शिखा जी को संभालते हैं
दोस्तों, आज कहानी का ये दूसरा पार्ट है। जल्द ही अगला पार्ट भी आएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कहानी कैसी लगी।